हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में। सेक्शन 9 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये, जैसे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो उसके साथ हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान रखिए, कॉज ऑफ एक्शन आपका अभी अराइज नहीं हुआ है, उससे पहले आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी थी, हो सकता है आप माइनर थे, इंसेन थे कि इडियट थे, तो आपका वो कॉज ऑफ एक्शन वो स्टार्ट ही नहीं होगा। कि आप कह लीजिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा, तब तक आपकी वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, जैसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 में। और तीसरी बात ध्यान रखिए, आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया, उस समय आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं थी, तो आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बाद में मान लीजिए आपको कोई सब्सिक्वेंट आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई, तो क्या अब लिमिटेशन पीरियड रुक जाना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, यही चीज़ को हम समझते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। अब हम इसको देखते हैं, देखिए बीएड की लैंग्वेज को। वे वंस टाइम हैज बिगिन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। अब इसका मतलब क्या, देखिए एक बार आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो बाद में आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई कि इनेबिलिटी हो गई, तो आपका जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था वो नहीं रुकेगा, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। किसके लिए नहीं रुकेगा? सूट के लिए कि आपकी एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन कौन सी? एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन के लिए नहीं रुकेगा। इसको रिलेट कर लेते हैं हम एक एग्जांपल से। जैसे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, उस समय को कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं थी, तो आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अब आपको सब्सिक्वेंटली कोई हो सकता है लीगल डिसेबिलिटी हो गई हो, क्या हो सकता है आप इंसेन हो गए हो, कि इडियट हो गए हो, कि आपको इनेबिलिटी हो गई हो, क्या मतलब हो सकता है इनेबिलिटी मतलब पुअर हो गए हो, कि आपको कोई बीमार हो गए हो, तो आपका जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था वो अब नहीं रुकेगा, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। किसके लिए नहीं रुकेगा? एक सूट के लिए नहीं रुकेगा कि एप्लीकेशन के लिए नहीं रुकेगा। ये हो गया एक एग्जाम। इसका प्रोविजो है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करता है, आपका एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई भी वो ब्रेक नहीं लेगा। और कोई भी इंटरप्शन आ जाए, जैसे आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई, क्या हो गई कि इनेबिलिटी हो गई, उसकी वजह से आपका वो लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? तब तक आपका जो पिस्काई पीरियड है कि लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो आपका सेक्शन 9 है ये आपके प्लेंटिफ पर तो एप्लीकेबल होता ही है, उसके एलआर मतलब आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर भी एप्लीकेबल होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आएंगे? तब उस जबकि प्लेंटिफ है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सेक्शन 9 बात करता है सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी के बारे में, ना कि इनिशियल डिसेबिलिटी के बारे में। अब क्वेश्चन राइज होता है ये इनिशियल डिसेबिलिटी क्या होती है और सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी क्या होती है। देखिए इनिशियल डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं सेक्शन 6 में, और जो आपकी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी है इसके बारे में हम बात करते हैं सेक्शन 9 में, जो हम पढ़ ही रहे हैं। अब ये क्या होती है, देखिए इनिशियल डिसेबिलिटी में क्या होता है, आपका कॉज ऑफ एक्शन अभी अराइज नहीं हुआ, उससे पहले आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी थी। मान लीजिए आप इंसेन थे, कि इडियट थे, कि माइनर थे, जैसे हम पढ़ते हैं आपके सेक्शन 6 में, वो बात करता है इनिशियल डिसेबिलिटी के बारे में। अब ये सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी क्या होती है, देखिए आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है, बाद में आपको सब्सिक्वेंटली आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई, तो वो हो गई आपकी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, जो हम पढ़ रहे हैं आपके सेक्शन। डिसेबिलिटी क्या हो गई? वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन टू एक्ट, जैसे हम कह लीजिए एग्जांपल माइनर, इंसेन और इडियट। और इनेबिलिटी के बारे में बात कर लें तो वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट, इसका एग्जांपल होगा इलनेस, पॉवर्टी क्या एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं सेक्शन 9 जो बात करता है सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है, ना कि इनिशियल डिसेबिलिटी के बारे में। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। आपका राइट टू सू एक्योर होना था आपका पी का, जिस समय आपका वो कोई लीगल डिसेबिलिटी में नहीं था, बाद में उसको सब्सिक्वेंटली वो बन गए इंसेन, तो आपका ये जो टाइम स्टार्ट हुआ था ये पी के अगेंस्ट, ये आपका एज यूजुअल चलता रहेगा जिस समय आपका ये राइट अराइज हुआ था। और जब आपकी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी हुई थी उस पर्सन को इंसेनिटी की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके वजह से आपका लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा। ये तो पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एक पी पर्सन है, उसका राइट टू एक्योर होना था। कब एक्योर होना था मतलब कब स्टार्ट होना था? तब वो पी पर्सन माइनॉरिटी में था। अब माइनॉरिटी में लीगल डिसेबिलिटी में तब आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा। अब लिमिटेशन पीरियड कब तक स्टार्ट नहीं होगा? तब तक वो आपका मेजर नहीं हो जाता। अब वो पर्सन मेजर तो हो गया, अब मेजर हो गया, तो इसका मतलब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अब मेजर होने के बाद अगले दिन ही वो पर्सन मर गया, तो लिमिटेशन पीरियड अभी चल रहा है। अब मरने के बाद उसके कौन आएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर आएंगे। अब यहाँ पर कौन है? उसका सन, बेटा है आपका के, जो कि वो भी माइनर है, वो भी कोई लीगल डिसेबिलिटी में है। अब लिमिटेशन पीरियड वहाँ स्टार्ट हो तो चुका है, ये जो सन के है ये माइनर है, तो आपका जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था वो आपका स्टार्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और जो ये
के है आपका माइनरिटी में है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो आपका ये सेक्शन 9 है ये आपके प्लेंटिफ पर भी एप्लीकेबल होता है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपका लिमिटेशन पीरियड था वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका था, उसकी डेथ जो आपका पी पर्सन है उसकी डेथ होने से पहले, उसका डेथ होने के बाद अब उसका जो सन है माइनर, उसका क्या, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि पहले लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको पहले ही बताया था सेक्शन 9 के स्टार्टिंग में, बाद आपको कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको हुई है वो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी कि आपके बच्चे को हुई है, मतलब आपके एलआर को हुई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। चलिए हम इसका प्रोविजो देख लेते हैं जो कि बहुत अजीब सा है। देखिए, provided that where letters of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। अब इससे तो समझ में आया नहीं, पता नहीं क्या कहना चाहता है ये चीज। अब प्रोविजो तो समझ में आया नहीं बेयर्ड की लैंग्वेज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट इसको समझने से पहले हमें लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी समझना जरूरी है, ये क्या है इसका मीनिंग। देखिए, अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, वे पर्सन पोसेस्ड ऑफ प्रॉपर्टी, एक पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो रखता था, ठीक है, वो डाइज इंटरेस्टेड मर गया, इंटरेस्टेड मतलब विदाउट विल बनाए मर गया, क्या कोई एक्सिक्यूट अपॉइंट नहीं करके गया। तो अब एक कोर्ट होगी, कोर्ट के बाद जिसके पास प्रोबेट जुडिक्शन होगा वो एक ग्रांट कर सकती है प्रॉपर पर्सन को, एक अथॉरिटी दे देगी। अब अथॉरिटी उसको कैसे मिल रही है, बाय लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब जो आप जिसको मिल रही है ग्रांटी को कह लीजिए कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर को जो मिल रही है उस पर्सन को उसके पास फुल पावर्स होंगे और ड्यूटीज़ होंगी, उसको प्रॉपर्टी को कैसे देखभाल करना है, कैसे उसको सब करना है, सब वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सेम पावर्स कैसी होंगी जैसे एक एक्सिक्यूटर को होती है। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किसी पर्सन को अपॉइंट कर देना किसी पर्सन की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए। तो हम इसका प्रोविजो समझे तो क्या कहना चाहता है। देखिए, जो आपका क्रेडिटर है उसके पास कोई एस्टेट होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, उसकी देखभाल के लिए उसकी डेटर को अपने अपॉइंट कर दिया। किसने अपॉइंट कर दिया? कोर्ट ने। अब ये हम कैसे अपॉइंट कर रहे हैं? बाय लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब जो आपका लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने करा गया ये कंटिन्यू तो रहेगा, कितने समय के लिए करा गया, बट जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था आपके रिकवर डेट को रिकवर करने के लिए वो रुक जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं सिंपल सा, ये आपका कहना चाहता है प्रोविजन। चलिए हम इन बातों को हम समझते हैं कि एग्जांपल से। जो आपका क्रेडिटर होता है उससे उसके डेटा ने कुछ पैसा लेता है, उधार लेता है, और जो आपका क्रेडिटर है उसके पास कोई एक एस्टेट होती है। अब वो क्रेडिटर कुछ समय बाद मर गया, उधार भी नहीं लिया और अभी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो इन इस केस में आपकी जो कोर्ट होती है डेटर को अपॉइंट कर देती है कि तुम इस जो क्रेडिटर है उसकी प्रॉपर्टी का देखभाल करो। और जब कोई ये अब कैसे करिए? बाय लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से द्वारा करिए। अब इतने समय आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था आपका वो रुक जाएगा, किसके लिए? रिकवरी डेट के लिए, वो सस्पेंड हो जाएगा। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजो इज दिस, व्हेन द राइट टू सू एंड द राइट टू बी सूड वेस्ट एंड यूनाइट बाय द एक्ट ऑफ लॉ इन द सेम पर्सन। अब इसका मतलब क्या? देखिए, जो आपका राइट टू सू करने वाला है और जिसके हम अगेंस्ट सू कर रहे हैं, ये दो अलग अलग पर्सन एक ही पर्सन बन जाए। अब ये कैसे कर रहे हैं? अब कैसे बने? बाय लॉ द्वारा, बाय लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो क्या होगा? देखिए, व्हेन द सेम पर्सन बिकम्स द हैंड टू रिसीव एंड द हैंड टू पे, अब रिसीव करने वाला भी वही बन जाए, पे करने वाला भी वही, तो उस समय जब आपका लिमिटेशन पीरियड था वो रुक जाएगा। किस समय रुक जाएगा? तब ये दो अलग अलग पर्सन एक ही बन जाए, मतलब यूनियन ऑफ एक हो गया, यूनियन ऑफ राइट्स का हो गया, तो आपका लिमिटेशन पीरियड रुक जाए। अब दो क्वेश्चन अराइज होंगे, हमने ये एक्सेप्शन क्यों जोड़ा है और हमने उस पर्सन को मतलब डेटर को उस क्रेडिटर की प्रॉपर्टी की देखभाल के हमने क्यों अपॉइंट करा है। देखिए, this exception has been introduced in order to prevent an administrator in delaying the payment of a debt he himself owns to the estate। जो डेटर ने उससे पैसा लिया था वो जल्दी से उसको दे दे, वापस कर दे, और जो आपका डिले ऐसा कुछ नहीं करे, इसलिए हमने ये एक्सेप्शन और उस पर्सन को अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन सेक्शन 9 इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस बिसाइड द प्रोविजो लेड डाउन इन सेक्शन 9 इटसेल्फ। जो आपका सेक्शन 9 में आपको बताया, आपको प्रोविजो बताया मैं आपको, वो तो एक एक्सेप्शन है, वो तो एक प्रोविजो है आपका सेक्शन 9 का। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शन है प्रोविजो है। देखिए, द रनिंग ऑफ टाइम कैन बी स्टॉप्ड। जब आपका रनिंग ऑफ टाइम था वो आपका रुक जाएगा, क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन बढ़ जाएगा कुछ केसेस में, इन 3 केसेस में भी। देखिए, पहला केस क्या है? वे इनजस्टिस हैज बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट ऑफ कोर्ट। कोई आपका कोर्ट ने कोई एक्ट कर जिसकी वजह से इनजस्टिस हो गया, तो उसमें भी आपका रुक जाएगा। आगे देखिए, वे द कॉज ऑफ एक्शन वॉज सेटिस्फाइड, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन आपका सेटिस्फाइड कर दिया गया हो, या जहाँ पर आपका कॉज ऑफ एक्शन कैंसिल कर दिया गया हो, तो इन 3 केसेस में भी आपका रनिंग ऑफ टाइम आपका रुक जाएगा और पीरियड ऑफ लिमिटेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए,
सेक्शन 12 से लेकर 15 तक ऑफ द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू दी सेक्शन 9। तो 12 से लेकर जो भी 15 तक आपके सेक्शंस हैं, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी आपके एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 9 का। वीजो एक्सेप्शन हो गए, ये तीन केसेस भी एक्सेप्शन हो गए, और 12 से लेकर 15 तक जो भी सेक्शंस हैं वो भी आपके एक्सेप्शन हो गए आपके सेक्शन 9 के। अगर आपको सेक्शन 9 समझ में आया हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, और शेयर भी कीजिएगा इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।